चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि आज की इस कक्षा की हम शुरुआत कर सकें। आज हमें बजट पढ़ना है 2025 का, है ना। तो उसके बारे में हमें यहाँ से पढ़ना है। आपकी एग्जाम में यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं कि बजट में किस किस चीजों की बात की गई है ना। तो आप जुड़ जाएं जल्दी से एक बार, फिर हम इस कक्षा की शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। बिल्कुल, ये कैसी क्वालिटी है आज? कैसी क्वालिटी है मतलब? बढ़िया तो क्वालिटी है ना। ओके, बहुत बढ़िया। आप एक बार रिफ्रेश कर लो, हो सकता है नेटवर्क इशू आपका इस वजह से दिक्कत आ रही हो। तो देखो, आज मैं दरअसल आपका बजट 2024-25 लेकर के आया हूं, सॉरी 25-26 का बजट में लेकर के आया हूं आप सभी के सामने। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बजट है आपका, और बजट जो है ये वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट है। 2025-26 का ये बजट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वित्तीय वर्ष क्या चीज होती है। देखो, बजट 2025-26 का इसका मतलब है कि ये जो बजट बनाया गया है, ये कौन सी तिथि से कौन सी तिथि के लिए बनाया गया है। तो ये जो बजट आपका बनाया गया है ना मेरे दोस्त, ये कौन सी तिथि से कौन सी तिथि के लिए बनाया गया है। तो याद रखना, मैं हेडिंग डालता हूं बजट 2025-26। बजट 2025-26 यानी कि भारत सरकार ने ये केंद्र का बजट बनाया है, या भारत सरकार ने जो है पूरे भारत का बजट बनाया है, केंद्रीय बजट जिसे आप कहते हैं मेरे दोस्त। और ये जो बजट है ये कब से कब तक की अवधि के लिए है। तो इस बजट में याद रखना 2025-26 फाइनेंशियल ईयर, इसके लिए बजट है। और ये बजट कब से कब तक की अवधि के लिए है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये जो बजट है ना, ये 1 अप्रैल 2025 से लगा करके 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, ये इस वित्तीय वर्ष के लिए है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है। ये आ गई बात समझ में? इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आइए जरा इसके बारे में क्या क्या कुछ खास बातें, मैं इसको पढ़ देता हूं, कब पेश किया गया, क्या कुछ खास बातें। देखो, मैं लाइन टू लाइन पढ़ता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा जहां पर मुझे समझाना है। जब बजट की शुरुआत की गई थी, बजट को पढ़ा गया था, आपको पता होना चाहिए कि बजट का प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा किया गया। तो याद रखना है, बजट का प्रस्तुतिकरण निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। और निर्मला सीतारमण जी ने एक रिकॉर्ड बना दिया। कैसा रिकॉर्ड बना दिया? तो लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली वह वित्त मंत्री बन गई है, महिला वित्त मंत्री बन गई है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। एचडी क्वालिटी में क्लास चल रही है। चलो देखो, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री। भाई सबसे पहले तो ये कौन से पद पर हैं? तो याद रखना, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री के पद पर है मेरे दोस्त, ठीक है। कौन? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, मैंने आपको बताया है ना। तो संविधान में किस शब्द का उल्लेख है? किस शब्द का उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। अर्थात केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। निर्मला सीतारमण जी कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री है। पूछा जा सकता है कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। अगली बात, अब देखो, जब उन्होंने बजट पेश किया ना, तो हर बार बजट पेश किया जाता है तो किसी न किसी व्यक्ति के बारे में जरूर चर्चा की जाती है। जब 2025-26 का बजट पेश किया गया तो एक व्यक्ति की चर्चा की गई। क्या नाम है? उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु कवि, याद रखना एक तेलुगु कवि है, उसकी बात कही। और नाटककार भी है मेरे साथियों, जिनका नाम है श्री गुरजादा अप्पा। क्या नाम है इनका? तो श्री गुरजादा अप्पा इनका नाम है। ये तेलुगु कवि है, एक नाटककार भी है। इनका जिक्र करते हुए क्या कहा, जरा वो समझना। इन्होंने कहा, ये नाम जरूर याद रखना, श्री गुरजादा अप्पा राव, ठीक है। ये कौन है? सवाल ये नहीं आएगा कि बताओ निर्मला ताई ने ये बताओ कि बजट 2025-26 में किस तेलुगु कवि का नाम लिया, ऐसा सवाल नहीं आएगा। सवाल ये आ सकता है कि श्री गुरजादा अप्पा जो है वो किस क्षेत्र के कवि है या किस भाषा के कवि है।
है ना। सवाल जीएस में ऐसा भी आ सकता है, कनेक्ट कनेक्ट करके सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये श्री गुरुजादा अप्पा राव जो है ये तेलुगु कवि है और एक नाटककार भी है। और इनकी एक कहावत है, कहावत को बताते हुए निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, कहावत को उद्धृत करते हुए बजट पेश किया। एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है, ये कहावत है, याद रखना। तो आप भी मतलब वनडे एग्जाम में तो कहां लिखोगे, है ना, लेकिन मेंस वेंस में इस चीजों को लिख सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं कि एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी से नहीं वहां के लोगों से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने आपको बता दिया। अब देखो, यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत लगातार 8वां बजट है ना। तो लगातार 8वां बजट, तो ये महिला वित्त मंत्री, याद रखना। तो वह कौन सी महिला वित्त मंत्री है जिसने लगातार 8 बार बजट पेश किया? तो यही महिला है, निर्मला ताई है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये याद रखना है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लगातार 8वां बजट पेश किया गया है, ऐसे सवाल आते हैं आपकी परीक्षा में। अगली बात, बजट का विषय क्या था? तो बजट का विषय था मेरे दोस्त सबका विकास, याद रखना है। अलग अलग समय पर अलग अलग विषय रखे गए, कभी रखा गया सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, है ना। तो ऐसे अलग अलग विषय थे। इस बजट 2025-26 का क्या विषय था? तो याद रखना, इस बजट का विषय है सबका विकास। सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करता। सबका विकास का मतलब है इकोनॉमी के हर सेक्टर का विकास करना, कृषि का विकास करना, उद्योग का विकास करना, एमएसएमई सेक्टर का विकास करना, बैंकों का विकास करना, बीमा क्षेत्र का विकास करना, किसानों का कल्याण करना, डॉक्टर का कल्याण करना, हर एक चीज का कल्याण करना। आ रही बात समझ में? चलो अगली बात, बेटा मैंने कल ही बोल दिया था, निकेंद्र कुमार नाम के छात्र, मेरे साथी, मेरा भाई, कि मैं कल पीडीएफ लेके आऊंगा। इसको लिखवाना किसी मतलब माझी जैसा काम है ये, इसको एक एक बिंदु को मैं कैसे लिखवाऊंगा, मैं समझाऊंगा, आप अपनी भाषा में इसको पिरो लेना, लिख लेना। बड़ा है यार, 50-60 पेज है इसके, कैसे लिखवा दूंगा 1 घंटे की क्लास में? तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद कर लेना, लिख लेना। ठीक है, ठीक है, चलो अगली बात देखो, सिद्धांत क्या है? ये चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके सिद्धांत क्या है। तो इसके सिद्धांत क्या क्या है मेरे साथियों? निर्मला सीतारमण जी ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है। देखो, निर्मला सीतारमण जी ने यह बात कही है कि भारत को अब विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना है। अभी विकासशील अर्थव्यवस्था में है भारत, तो विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना है। तो विकसित भारत यानी कि विकसित इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, कुछ सिद्धांतों को बनाया गया है। कौन कौन से सिद्धांत है? तो गरीबी से मुक्ति, ऐसा कहा गया कि पुअर्टी जो है इससे हमें आजाद होना है, भारत में गरीबी नहीं होना चाहिए, लेकिन गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में? गरीबी कभी खत्म हो ही नहीं सकती, है ना। मेरे गांव का मांगीलाल भी वो गरीब रहना चाहता है, भले 3 मंजिल मकान है उसके पास में, क्योंकि उसको सरकार की सुविधाओं का लाभ मिलता है उससे। आ रही बात समझ में? तो याद रखना है, सबसे पहला इसके सिद्धांत क्या है? गरीबी से मुक्ति। और ये सिद्धांत क्यों अपनाए जा रहे हैं? ताकि हम विकसित भारत की ओर बढ़े। दूसरा है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। भाई सरकार चाहती है कि बच्चा जो है अच्छे लेवल की स्कूल एजुकेशन प्राप्त करे। ठीक है। तीसरा है बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। सरकार ने कई सारे प्रयास भी किए। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ मेरे साथियों आपने देखा होगा आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो कवर किया गया है। 5 लाख रुपए तक का इलाज कोई व्यक्ति करवा सकता है ना। फिर चौथा है मेरे साथियों 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। देखो, जो कुशल कामगार है, कामगार का मतलब है काम करने वाले लोगों के बारे में बात की गई, कुशल, स्किल्ड, जिनके पास स्किल है ना, उनको मेरे साथियों उनको रोजगार प्रदान करना, यह सरकार का उद्देश्य, सरकार का सिद्धांत यह है। पांचवा क्या कह रहा है? आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी होना। कितनी बड़ी बात बोल रही है निर्मला जी, क्या कह रहे हैं कि भैया जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें महिलाओं की भूमिकाओं को 70% तक ले जाएंगे, ये बजट कह रहा है। और अगर ये पांचों गतिविधियां, अगर ये पांचों चीजें हमें मिल गई, सुनना मेरी बात को, तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए भाई अगली बात क्या है? ये छठवीं चीज है, इसको भी देखना। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। देखो, किसानों के लिए भी कुछ बातें कही गई है। किसान दरअसल भारत को फूड बास्केट
बनाएंगे। वैश्विक बाजार में भारत को फूड बास्केट बनाया जाएगा। फूड बास्केट का मतलब समझते हो कि भारत के अंदर खाद्यान्न आपूर्ति सर्वाधिक हो वैश्विक तुलना में, भारत विदेशों में चीजों को निर्यात करे, एक्सपोर्ट करे, यह काम है इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। अगली बात, इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ। ये जो बजट है ना, क्या कह रहा है ये बजट? ये कह रहा है कि ये जो बजट है मेरे दोस्त, इस बजट में हमने जो है अलग अलग क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। अलग अलग कितने क्षेत्रों पर ध्यान दिया है? तो 10 व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान दिया, जैसे कि गरीबी पर ध्यान दिया है, युवा पर ध्यान दिया है, अन्नदाता पर यानी कि किसानों पर ध्यान दिया है, इसी के साथ नारियों पर भी ध्यान दिया है। नारी का मतलब यहां पर महिलाओं से है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 2025-26 का बजट है जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, इसमें 10 क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है, जैसे कि नारी, जैसे कि युवा, जैसे कि किसान, आ गई बात समझ में, जैसे कि गरीबी, इन सब पर। अगली बात लिखी हुई है मेरे साथियों, देखो ये 10 पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना। भाई भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इस पर ध्यान दिया गया है। और हम आगे पढ़ेंगे कि इसके लिए क्या क्या सरकार ने प्रयास किए। दूसरा बिंदु क्या है? ग्रामीण संपन्नता, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। भाई गांवों में निर्माण होता है, गांव में हर चीज का निर्माण होना चाहिए। देखो ग्रामीण विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गांव का विकास एक दिन में नहीं होता है। गांव में कभी सरकारी स्कूल बनता है, फिर कभी सरकारी अस्पताल बनेगा, फिर गांव में सड़कों का निर्माण होगा, नालियां बनती है ना, गांव से मेरे साथियों प्रदूषण को दूर किया जाता है। गांव में बहुत सारी चीजें हैं जिनका विकास होना, पेयजल टंकी बनेगी। मतलब ग्रामीण विकास एक दिन में या कुछ एक महीने में होने वाला विकास नहीं है। ग्रामीण विकास सतत चलता है, कंटिन्यूअस रूरल डेवलपमेंट होता रहता है। तो इस बजट में 10 जो व्यापक क्षेत्र है उसमें एक क्षेत्र तो कृषि उत्पादन और उत्पादकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, और दूसरा जो क्षेत्र है मैंने क्या बताया, दूसरा क्षेत्र है ग्रामीण विकास में संपन्नता हासिल करना। भाई ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर मेरे साथियों समावेशी प्रगति। समावेशी प्रगति का मतलब है हम ग्रोथ करें। देखो विकास या प्रगति अगर हम करेंगे तो प्रदूषण भी होगा। अगर आज हम प्रगति करेंगे तो संसाधनों का हनन भी होगा, संसाधन खत्म भी होंगे। लेकिन यहां पर एक शब्द जोड़ा गया है, समावेशी प्रगति। और समावेशी प्रगति का मतलब होता है कि सबको शामिल करते हुए देश का विकास करना। गरीब व्यक्ति को शामिल करते हुए देश का विकास करना, किसान भाई को शामिल करते हुए देश का विकास करना, है ना, युवाओं को शामिल करते हुए देश का विकास करना, महिलाओं को शामिल करते हुए देश का विकास करना। हर एक क्षेत्र के लोगों को शामिल करते हुए देश का विकास करना, इसी को बोलते हैं समावेशी विकास। क्या बोलते हैं इसे? समावेशी विकास। केवल पॉइंट एक लिखा हुआ है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे हैं। जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, के पद पर सबको साथ लेकर चलना, मतलब वही समावेशी विकास को बढ़ावा देना। सभी लोगों को, वंचितों को, युवाओं को, महिलाओं को, है ना, बुढ़ों को, सबको साथ लेकर देश का विकास करना इस बजट में बताया गया है। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है भारत में विनिर्माण बढ़ाना। विनिर्माण का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कच्चे माल के साथ जब वैल्यू को एड किया जाता है, मूल्यवर्धन किया जाता है, तो नए प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। और ये काम जहां होता है उसी को विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। जैसे कपास, खेतों से कपास मिलता है तो कपास के साथ कपास को मशीन में ले जाओ, कपास से कपड़ा बनाना, ये एक विनिर्माण क्षेत्र का काम है। जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों, इसके अलावा गेहूं को जब मशीन में ले जाएंगे तो उससे आटा बन जाएगा, आटे से ब्रेड बन जाएगा, ब्रेड से बिस्किट बन जाएगा, मतलब आटे से बिस्किट भी बन जाएगा। कुल मिलाकर के किसी भी कच्चे माल, रॉ मटेरियल के साथ जब वैल्यू को ऐड किया जाता है तो एक नए प्रोडक्ट बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। गन्ना, शुगर केन, गन्ने को जब मशीन में ले जाया जाएगा तो इससे शुगर बनाई जा सकती है, शक्कर बनाई जा सकती है, गुड़ बनाया जा सकता है, एक नया प्रोडक्ट हमें मिला। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना और मैक इन इंडिया, देखो इसको ऐसे पढ़ना है, मैक इन इंडिया, भारत में आकर बनाओ। जो भारत के लोग हैं वो बहुत सारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, वहां जाकर के काम कर रहे हैं। तो मोदी जी बार बार कहते हैं मैक इन इंडिया, मैक इन इंडिया। अरे भाई भारत में आकर के काम कर लो। तो मैक इन इंडिया को और आगे ले जाना। भाई
क्यों हम दूसरे देशों में जाकर के उत्पादन करें, हमारे यहां आके करो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो भाई एक बार मैं अपने फोन में क्लास चला के देख लूं, कोई बात नहीं, देख लेता हूं भाई, देख लेता हूं। कुछ तकनीकी समस्या है क्या? अच्छा, आज एचडी में ही क्लास चलेगी ऐसा? तो क्या दिक्कत है, इसमें भी तो अच्छी क्वालिटी आ रही है, सब कुछ तो ओके है। देखो मेरे मोबाइल में भी अच्छी क्लास चल रही है। नहीं नहीं, सब कुछ ओके। अरे एचडी, एचडी से ना, सुपर एचडी से ना, एचडी से तुम्हें क्या करना, क्लास मिल रही है ना अच्छी क्वालिटी में, सही तो चल रही है। चलो अगला है एमएसएमई को सहायता देना। देखो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है एमएसएमई। अब ये एमएसएमई क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ये सब देखो, आप लोग दिल्ली पुलिस वाले लोग हो यार, अगर मैं आपको हर एक चीज बताऊं, मैं बताऊंगा, मेरी जवाबदारी है, लेकिन आप बोलो सर ये एमएसएमई क्या होता है, तो यार थोड़ा सा मामला गड़बड़ है यार, आप तैयारी कर रहे हो यार। इसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, या उद्यम भी आप इसे कह सकते हैं, एक ही बात है ना। अब देख लो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इसे बोलते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर क्या है, जैसे कुटीर उद्योग, जैसे गांव के जितने भी उद्योग है वो सारे के सारे एमएस उद्योग है ना। तो ये एमएसएमई सेक्टर है। एमएसएमई सेक्टर में इंडस्ट्री वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई को कैसे डिवाइड किया जाता है, माइक्रो इंडस्ट्री किसे बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, वो सब बात है। अच्छा इसका अंग्रेजी में ऐड करवा दूं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे तो मैं अंग्रेजी में बोल ही रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके इस पीडीएफ को भी अपलोड करवा दूंगा, है ना। इस पूरी पीडीएफ को, ये तो मैं अभी अपलोड करवा दूंगा, इसके साथ में अंग्रेजी में भी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं बच्चे से, दो पीडीएफ अपलोड होती है ना, उसमें एक इसमें संशोधन करके अपलोड करवाऊंगा और एक यही वाली अपलोड करवाऊंगा। चलो, तो एमएसएमई इंडस्ट्री को सहायता देना, एक ये लिखा हुआ है। फिर छठा लिखा हुआ है रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, रोजगार को बढ़ावा देना कुल मिलाकर के, है ना, इंप्लॉयमेंट बढ़ावा देना। फिर सातवां लिखा है मेरे साथियों, जनता और अर्थव्यवस्था एवं नवाचार में निवेश करना। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट किसमें करना, तो याद रखना अर्थव्यवस्था और नवाचार में। फिर आठवां है ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना। भाई देश के विकास के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, है ना, एनर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एनर्जी सप्लाईज को बढ़ावा देना, क्योंकि ऊर्जा देखो, पावर तो सबको चाहिए, एनर्जी सबको चाहिए, बिना एनर्जी कुछ भी नहीं होगा। अगला है निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, यह भी आपको याद रखना है। नवाचार को पोषित करना, नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, तो इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो कुल मिलाकर के ये 10 बिंदु है, 10 क्षेत्र है, जिसको आगे बढ़ा करके इस बजट में बात की गई है, ठीक है। और 4 शक्तिशाली इंजन की बात की गई है विकास की इस यात्रा के लिए। 4 शक्तिशाली इंजन है, देखो ये 4 शक्तिशाली इंजन कौन कौन से है, देखो ये 4 पावरफुल इंजन कौन कौन से, जिस पर हमें ध्यान देना है। तो ये पावरफुल इंजन की मैं बात करता हूं मेरे साथियों, ये पावरफुल इंजन कौन कौन से, 4 मैं लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहला है मेरे साथियों एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर मेरे साथियों। दूसरा है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सवाल आ सकता है, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और चौथा क्या है मेरे साथियों, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात करना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। आ गई बात समझ में। तो ये 4 पावरफुल इंजन है, 4 शक्तिशाली इंजन है मेरे साथियों, है ना, 4 शक्तिशाली इंजन है। फिर ईंधन में सुधार करना, मार्गदर्शक प्रेरणा जो है उसे समावेशिता, ये सब छोड़ो, ये मतलब नहीं है। 4 पावरफुल इंजन आप लोग याद रखो बस, केवल क्या याद रखना है, 4 पावरफुल इंजन। आ गई बात समझ में भाई, इतना काम आप कम से कम करो।
4 पावरफुल इंजन की बात हमने यहां पर करी है। ओके, तो 4 पावरफुल इंजन कौन कौन से? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। इस पर ध्यान देना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगली बात करते हैं मेरे दोस्त, अगली बात करते हैं। देखो, इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इनसे अगले 5 वर्ष की अवधि के दौरान हमारी विकास क्षमता और वैश्विक स्पर्धा या वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी, ये क्षेत्र है। देखो, इस बजट में एक बात और कही गई है कि हमें 5 क्षेत्रों पर हमें कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों जो है, 6 क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, उसके विकास को बढ़ावा देना है ना। इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसका कंपटीशन बढ़ेगा, विश्व की इकोनॉमी के साथ में उसका कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े। देखो, ये छह क्षेत्र कौन कौन से? कराधान, कराधान का मतलब होता है टैक्सेशन, याद रखना है, कराधान को हम बोलते हैं टैक्सेशन। दूसरा है मेरे साथियों शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? अर्बन डेवलपमेंट, शहरों का विकास करना, डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट मेरे साथियों, इसको भी बढ़ावा देना। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करना मेरे दोस्त, इसको बढ़ावा देना। खनन का मतलब होता है माइनिंग, और वित्तीय क्षेत्र का मतलब होता है फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसके अलावा विनियामक सुधार, यानी कि क्या होता है मेरे साथियों? तो विनियामक का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं आप इसे, रेगुलेटरी रिफॉर्म। ये याद हो तो कर लेना, नहीं तो शिफ्ट डिलीट मार देना, है ना। पर मैंने आपको ये 5-6 ही पढ़ा दिए हैं। इस बजट में ये कहा गया है कि हमारे देश की इकोनॉमी की क्षमता बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए हमें इन 6 क्षेत्रों में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है, ये बात कही गई। और ये 6 क्षेत्र कौन कौन से? पहला है कराधान, टैक्सेशन। दूसरा है अर्बन डेवलपमेंट, शहरों का विकास करना। तीसरा है मेरे साथियों इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करना, इलेक्ट्रिसिटी का विकास करना। चौथा है माइनिंग का विकास करना। फिर पांचवा है फाइनेंशियल सेक्टर को आगे बढ़ाना। और चौथा है रेगुलेटरी रिफॉर्म करना। रेगुलेटरी का मतलब होता है हर एक क्षेत्र में अगर कहीं कमी है तो उस कमी को दूर करना, है ना। तो ये बात यहां पर बताई गई है। अगली बात मेरे साथियों, बजट का सार क्या है? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसे, बजट का सार। बजट अनुमान 2025-26 में कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो 50,65,345 करोड़ होने का अनुमान लगाया, एस्टीमेट है ये, जिसका कुल पूंजीगत व्यय। टोटल एक्सपेंडिचर दो प्रकार का है ना, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, आ रही बात समझ में? जिसका कुल पूंजीगत व्यय 11,21,090 करोड़ रुपए है और प्रभावी पूंजीगत व्यय है ना कितने रुपए है? 15,48,282 करोड़ रुपए। संशोधित अनुमान 2024-25 में कुल व्यय, ये भाई खर्चा वर्चा बताया गया है, इसकी तुलना में वित्त वर्ष में इतना खर्चा हुआ, इतना ज्यादा हुआ, ये सब अगला बिंदु भी आएगा आगे, इसको आप छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, है ना। बहुत बढ़िया, इसको भी आप छोड़ सकते हो, है ना, छोड़ो इसको अभी, छोड़ो, ठीक है। ये आगे आएगा, चिंता मत करो, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। अब देखो, एक पॉइंट हमारे लिए जरूरी है, विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि विकास के कितने इंजन बताए इस बजट में? तो 4 इंजन बताए। ये 4 इंजन कौन कौन से? तो मैंने अभी आपको लिखवाया, ये पावरफुल इंजन। सबसे पहला एग्रीकल्चर है, तो ये विकास का पहला इंजन है। तो इसके बारे में क्या क्या बजट में चर्चा की गई है, तो एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या चर्चा की गई है वो हमें देखना है। सबसे पहली चर्चा की गई, यह कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा, जिसमें कम उत्पादकता, मध्यम फसल, सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। तो याद रखना है मेरे साथियों, ऐसे राज्यों का चयन किया जाएगा जिसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है, जहां पर मध्यम लेवल का उत्पादन होता है, आ रही बात समझ में? जहां पर मेरे साथियों फसल सघनता कम होती है ना, वहां उन 100 जिलों को शामिल किया जाएगा मेरे साथियों। और इन 100 जिलों के अंतर्गत कुल कितने किसानों को लाभ मिलेगा? तो 1.7 करोड़ किसानों को क्या मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा। नहीं समझ में आया? आएगा समझ में बेटा। देखो क्या बोला गया, मैं बताता हूं। कृषि क्षेत्र इंजन जो है हमारे 4 पावरफुल इंजन है, उसमें कृषि सबसे पहला, और कृषि को हम पढ़ेंगे। तो कृषि
हे भगवान, पानी कहां है? देखो फिर से सुनो, 4 पावरफुल इंजन में कृषि के बारे में हम बात कर रहे हैं। कृषि में यह कहा गया है हम उन 100 जिलों को शामिल करेंगे जो अलग अलग राज्यों में, जिन राज्यों में या अलग अलग राज्यों में जहां पर कृषि उत्पादकता कम होती है या मध्यम लेवल की प्रोडक्टिविटी होती है, जहां पर मेरे दोस्त है ना कमियां हैं, उन 100 जिलों को हम शामिल करेंगे और ऐसे जिलों के लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने वाला है। यह बात कही गई है इसके अंदर, है ना? यह बात समझना है आपको। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण। भाई ग्रामीण संपन्नता की मैं बात करूं, ग्रामीण संपन्नता का मतलब है रूरल डेवलपमेंट। तो देखो रूरल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा गया है? रूरल डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है कौशल। कौशल का मतलब होता है स्किल, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है ना? तो स्किल, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी को सशक्त बनाने के माध्यम से कृषि में अल्प रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम याद रख लेना मेरे दोस्त, सवाल पूछा जा सकता है इस कार्यक्रम की शुरुआत किस बजट में की गई थी? तो इसी बजट में की गई है। क्या नाम है? तो याद रखना है इस कार्यक्रम का नाम है व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम। इसकी बात कौन से बजट में की गई? बजट 2025-26 में की गई। ठीक है, इसको शुरू किया जाएगा और पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। याद रखना है इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। फिर दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्ति। अच्छा, सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन कहां होता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता, सरकार तुअर की दाल, उड़द की दाल और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 वर्षीय 6 साल का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। तो 6 साल के अंदर, 6 साल का टाइम पीरियड दे रखा है कि इतने सालों में, 6 सालों में हमें दलहनी मामलों में या दालों के उत्पादन में भारत को अच्छे शिखर पर या भारत को पूरे विश्व में आगे बढ़ाना है। इसके लिए दलहन मिशन की शुरुआत की जाएगी। कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए। यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, जिसे नाफेड के नाम से आप जानते हैं, है ना? और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, एनसीसीएफ, क्या बोलते हैं इसे? एनसीसीएफ, है ना? और एक और कौन सा है? नाफेड, है ना? एक और कौन सा है मेरे साथियों? नाफेड है, नाफेड। तो एनसीसीएफ और नाफेड अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से इन दालों की खरीद करेगी। पूछा जा सकता है कि भैया ये जो मिशन चलाया गया है दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ये कितने सालों के लिए चलाया गया? तो सरकार 6 सालों के लिए इसको चलाएगी। कौन कौन सी दालों का उत्पादन करेगी इसमें? तो तुअर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल पर ध्यान देगी। हाँ, इनकी खरीद कौन करेगी? तो एनसीसीएफ और नाफेड करेगी। कौन करेगी? एनसीसीएफ और नाफेड करेगी मेरे साथियों, है ना? कब करेगी? तो आने वाले 4 वर्षों के अंदर इन दालों की क्या करेगी? खरीद करेगी, है ना? आ रही बात समझ में? अब सवाल ऐसा नहीं है कि यही पूछा जाए कि बताओ कौन इन दालों को 4 सालों में खरीदेगा? तो नाफेड और एनसीसीएफ। लेकिन सवाल यह भी तो पूछा जा सकता है कि नाफेड का फुल फॉर्म क्या है ना? एनसीसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नाफेड की स्थापना कब की गई? इसका मुख्यालय कहां है? तो यह जिम्मेदारी किसकी बनती है पूरा करने की? ठीक है, आ गई बात समझ में? मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं जो क्रक्स दे रहा हूं वही आपको लिखना है। मैं आपको समझा क्यों रहा हूं? अभी तक मैंने केवल 8 ही स्लाइड समझाई है आधे घंटे में, तो मैं समझा रहा हूं तो इसका मतलब होगा ना। शॉर्ट में लिखवा दो आप भी, क्या यार भैया, शॉर्ट में लिखवा दूं इसको? कोई बात नहीं, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, आगे देखो। अगली बात, सब्जियां एवं फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत सरकार करेगी। राज्यों के साथ साझेदारी में किसानों के लिए उत्पादन, याद रखना, किसानों के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि सब्जियों को और फलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके।
सब्जियों को और फलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये सब इंपॉर्टेंट ही तो है भाई, मैं जो वही बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि दलहन मिशन की शुरुआत कितने वर्षों के लिए की गई? 6 वर्षों के लिए की गई। इसकी दलहन में कौन कौन सी दालें हैं? तुअर है, उड़द है, और एक और कौन सी है? अभी बताया था ना। देखो दालें कौन कौन सी है? तुअर, उड़द और मसूर। इस पर उसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इनको कौन खरीदेगा? एनसीसीएफ और नाफेड इनको खरीदेगी। ये सब इंपॉर्टेंट बात है ना। कैसे नोट्स बनाना है? तो ऐसे ही तो बनाना है मैंने जो बताया। ठीक है, अब ये भी लिख लो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश दालों का सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत में। ठीक है, अगला देखो, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात भी की गई थी इस बजट में। मखाना के उत्पादन, मखाना क्या होता है? खाद्य पदार्थ एक मखाना है ना, व्हाइट व्हाइट सा आता है। तो मखाने का उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन, और विपणन यानी कि मार्केटिंग, इसमें सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी? बिहार में की जाएगी। ये नहीं बताया कि पटना में की जाएगी कि बिहार के छपरा में की जाएगी, ये नहीं बताया है। ये बताया गया कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, बस केवल। और क्यों की जाएगी? इसलिए की जाएगी ताकि मखाने के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, मखाने के प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा सके, मखाने में मूल्य वर्धन करके इसको और प्रमोट किया जा सके, मखाने के विपणन को, विपणन यानी कि मार्केटिंग में सुधार किया जा सके। इसलिए मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी। लिखा हुआ ना बिहार में मखाना बोर्ड। अगली बात क्या है? राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बीज लिखाइए, बीज होना चाहिए, बीज है ना, सीड्स होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, अब अच्छे बीजों, बीजों का उत्पादन कर रहे हैं, अच्छे बीजों की खेती करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता मिले। इसके लिए क्या? उच्च उपज, उच्च का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा उत्पादन। उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? तो याद रखना, इसका उद्देश्य होगा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। क्या याद रखना है आपको? याद रखना है राष्ट्रीय मिशन जो है वो बीजों के उत्पादन, यानी कि सुनना मेरी बात को, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में लिखना अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, यानी कि रिसर्च इकोसिस्टम को प्रमोट करना। फिर अगला इसका उद्देश्य उच्च उपज वाले बीजों का लक्षित विकास करना और इनका प्रसार करना तथा 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये लाइन इसको मैं कैसे कैसे लिखूंगा? देखो मैं एक बार लिख के बताता हूं, है ना। मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको क्या लिखूंगा? राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, मैं हेडिंग डाला ऐसा, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, बीज मिशन। ठीक है, ये मैंने लिखा मिशन। ठीक है, ये मैंने हेडिंग डाल दिया। अब इसमें मुझे क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहली बात तो इसका उद्देश्य याद रखना है ना। मैं इसको लिखवाऊं, बड़ा समय लगेगा मेरे भाई। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में आपको क्या क्या लिखना है? तो जो मैंने अभी बताया, पहला उद्देश्य क्या है? अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। मैंने लिखा अनुसंधान, पहला उद्देश्य लिखो ना, ये लो, अनुसंधान इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, सेम लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा में लिखोगे तो आप अपने आप ही लिख लोगे। अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, इसका पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है मेरे दोस्त? तो दूसरा उद्देश्य क्या है? यहां पर लिखा हुआ है उच्च उपज वाले बीजों का लक्षित विकास और प्रसार करना। तो क्या लिखेंगे? उच्च उपज वाले बीजों का विकास और प्रसार, उच्च उपज वाले बीजों का विकास करना और इनका क्या करना? प्रसार करना। विकास और प्रसार, प्रसार का मतलब है विस्तार करना, इनको बेचना, है ना। फिर तीसरा उद्देश्य क्या है? तो मैंने अभी बताया कि व्यावसायिक, याद रखना, 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता। तो लिखेंगे 100 से ज्यादा बीजों की किस्म का मतलब होता है वैरायटी, बीजों की किस्मों
का व्यावसायिक व्यावसायिक है ना, या को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध करवाना, व्यावसायिक रूप से किसानों को उपलब्ध करवाना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, किसानों को उपलब्ध करवाना। अरे मैं कोई मां के पेट से सीख के थोड़ी आया हूं, है ना, अभिमन्यु नहीं हूं मैं। उपलब्ध कराना, मेरा उद्देश्य टीचर क्या है, टीचर वो है जो आपको सिखा दे कि इस तरीके से काम करना है। ठीक है, ये मैंने इतना बड़ा लिख दिया। अब इतनी बड़ी लाइन को मैंने इन पॉइंट्स में शामिल कर लिया, यहां पर यही सब कुछ लिखा हुआ है। अगली बात क्या लिखी हुई है वो देखो, मत्स्य उद्योग। मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली पालन से संबंधित है। सरकार भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं इसको। आ रही बात समझ में, क्या बोलते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागरों से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक रूपरेखा लाएगी। अरे भाई, जो तटीय क्षेत्र है उसके आसपास रहने वाले जो मछुआरे हैं उनके विकास के लिए, वो क्योंकि मछली पालन का काम करते हैं, है ना, वो मछलियों को पकड़ते हैं, फिर बेचते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। आ रही बात समझ में। तो उसके लिए क्या करेगी मेरे साथियों, एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी जिसमें अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाकर के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूहों के आसपास जो मछुआरे हैं, उन मछुआरों की आय को दोगुना करने के लिए, उनकी आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो मत्स्य उद्योग को प्रमोट कर रही है। आ रही बात समझ में, ये बात है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगली बात, भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखना है, मत्स्य उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत है। यह बजट बता रहा है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ है। समुद्री खाद्य निर्यात का मतलब है मछली हो गई, है ना, या समुद्री जीव हो गए जिनको विदेशों में बेचा जाता है ना। तो वो जो विदेशों में बेचा जाता है वो कितना है, 60,000 करोड़ रुपए की राशि उससे हमें मिलती है, ऐसा यहां पर बताया गया है। ठीक है, ऐसा यहां पर बताया गया। ओके, चलिए आगे चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। अगला, कपास उत्पादकता मिशन। देखो, कपास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए तथा अतिरिक्त लंबे रेशे वाली किस्मों का विकास करना है। तो लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई। भाई, कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, लंबे रेशे वाला कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 साल का एक मिशन लेकर के आने वाली है, ताकि कपास की पैदावार को बढ़ावा दिया जा सके। बस इतनी सी बात लिखना है, केवल मैंने जो बोला वही लिख लो। ठीक है, अगला है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC के माध्यम से अधिक ऋण उपलब्ध कराना। आपको पता है कि बजट में एक बात और कही गई थी कि KCC की जो लिमिट है वो मेरे दोस्त पहले थी 3 लाख रुपए, अब उसको बढ़ा करके 5 लाख भी कर दी गई। देखो क्या लिखा हुआ है, KCC के माध्यम से। KCC का फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड। मैं आपको बता दूं, ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है ना, ये मार्च 1998 में आई थी मेरे साथियों, है ना। पहले 3 लाख रुपए तक का किसानों को ऋण दिया जाता था इसमें, लेकिन अब इसकी ऋण की सीमा को 5 लाख कर दिया गया। क्या लिखा हुआ है वो देखो, KCC के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख कर दी जाएगी। वही बात लिखी गई है जो मैंने बोली। तो ऋण सीमा 5 लाख रुपए तक की कर दी है। अब किसान भाई 5 लाख रुपए तक का ऋण यहां से ले सकते हैं बस। अगली बात, असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। असम के नामरूप एक जगह है, वहां पर यूरिया का उत्पादन कितना बढ़ाना है वार्षिक रूप से, तो 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि यूरिया संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में की जाएगी, तो याद रखना है असम में की जाएगी। ये सिंपल से ऐसे प्रश्न आएंगे। अगला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक। देखो, इंडियन पोस्ट को भी बढ़ावा देने की बात की गई इस बजट में। 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर, GDS बोलते हैं ना, ग्रामीण डाक सेवा वाले भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट, ओके, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी बोलते हैं आप इसे, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। कुछ नहीं मेरे साथियों, भारतीय डाक को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसी बात इसमें कही गई है। ठीक है,
बहुत बढ़िया, अगली बात करते हैं। दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। मैंने आपको एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात, हम कृषि पढ़ चुके हैं, कृषि में जो खास बिंदु थे वो पढ़ लिए। अब एमएसएमई सेक्टर की हम बात करें तो वित्त मंत्री ने एमएसएमई के विकास को दूसरा पावरफुल इंजन बताया है, क्योंकि हमारे निर्यात में इनका योगदान, देखो भाई एमएसएमई सेक्टर का हमारे एक्सपोर्ट में कितना रोल है, तो याद रखना कंट्रीब्यूशन 45%, यानी कि एमएसएमई सेक्टर से जितना भी प्रोडक्शन होता है उससे हम विदेशों में कितना एक्सपोर्ट करते, तो लगभग 45%। आ गई बात समझ में। एमएसएमई के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार है, क्या क्या कदम एमएसएमई के लिए उठाए गए हैं। पहला कह रहा है मेरे साथियों, सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन। देखो एमएसएमई का जो निर्धारण है ना, वो मेरे साथियों कैसे किया जाता है, टर्नओवर यानी कि इसको हम बोलते हैं एक साल में कितना एमएसएमई में आया है ना, और एक और है मेरे साथियों इन्वेस्टमेंट, इसके आधार पर इसका डिवीजन किया जाता है ना। तो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर इसको मतलब चेंज किया जाएगा। देखो लिखा गया है सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः, निवेश की सीमा को यानी कि इन्वेस्टमेंट की सीमा को कितना बढ़ा दिया गया है, 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। ढाई गुना बोलते हैं, 2.5% नहीं बोलो, 2.5 गुना बोलो, है ना। तो 2.5 गुना, और टर्नओवर की सीमा को 2 गुना तक बढ़ाया गया है, टर्नओवर 2 गुना, 2x, है ना, और ये कितना है 2.5x। तो मेरे साथियों एमएसएमई की सीमा का जो विभाजन है वो टर्नओवर इन्वेस्टमेंट के आधार पर किया जाता है, याद रखना है एमएसएमई का विभाजन टर्नओवर इन्वेस्टमेंट की आधार पर किया जाता है। तो ऐसा बताया गया है कि टर्नओवर मेरे साथियों 2 गुना तक बढ़ा दिया गया है और इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है एमएसएमई सेक्टर में। ये बात कही गई है। अगली बात क्या कही गई, देखो ये भी एक आंकड़ा देख लो, यहां पर अगर आपको दिखाई दे तो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, निवेश, और एक तरफ टर्नओवर लिखा हुआ है। एमएसएमई में एम का मतलब होता है माइक्रो, याद रखना, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, एम का मतलब होता है एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल, और एम का मतलब होता है मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म उद्योग लिखा हुआ है, इसमें वर्तमान में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ रुपए तक का। तो इन्वेस्टमेंट की सीमा को कितना बढ़ाया है, तो 2.5 गुना। तो 1 करोड़ है, तो अब इसकी सीमा को, संशोधित सीमा कितनी होगी, 2.5 करोड़ रुपए। तो अगर किसी उद्योग में 2.5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो कौन सा उद्योग है, वो माइक्रो इंडस्ट्री है, सूक्ष्म उद्योग है, ठीक है, वो सूक्ष्म उद्योग है। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या बोलते हैं उसे, सूक्ष्म उद्योग के नाम से आप इसे जानते हो, सूक्ष्म उद्योग के नाम से जानते हो, है ना। कमेंट करोगे तो कैसे समझ में आएगा, कमेंट थोड़ी करना पड़ता है पढ़ने के टाइम पे। नहीं समझ में आ रहा है ना, किसको, अजय को नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? नवीन वशिष्ठ, जय महाकाल, ये बताओ समझ में कितने लोगों को नहीं आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा केवल वही कमेंट करो, मैं उसका कारण बताता हूं कि क्यों नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो बताऊंगा ना यार, मैं क्या दिक्कत है भाई, मैं 10 बार बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे रखा ही इसलिए है ना। बताओ बताओ। कशिश कह रहे हैं बहुत हार्ड है, सुमित कह रहे हैं मुझे भी नहीं आ रहा है ना, स्नेहा को भी नहीं आ रहा है, नितिन को भी नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, है ना, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रहा है, कुछ कह रहे हैं आ रहा है। ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी है, देखो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा जबरदस्ती कि यार आपको नहीं आ रहा हो कि आ रहा हो, मुझे क्या करना, मेरी जिम्मेदारी है। नहीं आ रहा है तो भाई मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको समझ में आए, यही कर सकता हूं ना। तो कोई बात नहीं, मैं आपको सलाह देता हूं, सुझाव देता हूं कि आपको क्या करना है। दे दूं सलाह सुझाव? देखो मेरे भाई, आपको क्या करना है, मैं आपको सलाह सुझाव देता हूं। आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात को, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि बढ़िया से आ रहा है, लगभग लोगों को आ रहा है पर कुछ लोगों को नहीं आ रहा, मैं उनके लिए बता रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि ये पीडीएफ में अपलोड करवाऊंगा इसके साथ में, है ना। इस पीडीएफ को एक बार पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, इसको पढ़ोगे तो मजा आएगा, मैं बोल रहा हूं ना, पढ़ोगे तो मजा आएगा। फिर कोशिश करना है इसको धीरे धीरे समझने की,
है ना। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाऊंगा और मैं प्रयास ये करूंगा कि अपने हैंड रिटन बना करके इसमें अपलोड करने की कोशिश कर दूंगा, या अलग से उसकी एक क्लास यूट्यूब पर ही ले लूंगा कि भाई बजट में क्या क्या बात है। टाइम लगेगा उसके लिए, लेकिन ले लूंगा, है ना, क्योंकि मुझे भी इतना लिखना पड़ेगा ना, करीबन 2-3 दिन मुझे लगेंगे लिखने में। ठीक है, तो वो मैं काम कर सकता हूं आप लोगों के लिए। पर देखा जाए तो आना चाहिए आपको समझ में, मतलब नहीं आ रहा है तो इसमें फेल्यूर मेरा है ना। ओवरऑल मैं मान रहा हूं इसको। हार्ड लग रहा है बहुत, हाँ हार्ड तो है, हार्ड तो है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है ना, जितना आप समझ रहे हो इतना हार्ड नहीं है। मतलब इसमें मैं क्या करूं, तो इसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि चिंता मत करो। अगर सारी बातें समझ में आ जाएगी तो हम कलेक्टर वानी बन जाएंगे, है ना। पर चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा। अगर ऐसा है नहीं आ रहा तो मैं करवा दूंगा। आज तो मुझे पढ़ा लेने दो, 5-1 मिनट और पढ़ा देता हूँ, फिर इसको मैं अपलोड भी करवा दूंगा, आप भी पढ़ लेना। पर इसको मैं और थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, है ना। चिंता मत करो, वो सब कर देंगे। लेकिन अभी, है ना, अभी मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा देता हूँ। आगे क्या है, कुछ बातें आगे का आप पढ़ के जरूर आना, है ना। आज तो मुश्किल है कि खत्म हुई है ना। आज तो खत्म तो नहीं होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं होगा। पर फिर भी आप इसको पढ़ के आना, मैं पूरा अपलोड करूंगा इसको, है ना। चलो अगला देखो। स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उसमें पहले निवेश की मात्रा थी 10 करोड़। अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई संस्था में 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो मेरे साथियों स्मॉल इंडस्ट्रीज कहलाती थी। लेकिन इसको भी 2.5 गुना बढ़ा दिया गया, तो 10 करोड़ का 2.5 गुना होता है 25 करोड़। क्या होता है? 25 करोड़। तो अगर अब किसी उद्योग में 25 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश किया जाता है, तो वह स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत उसको शामिल किया जाएगा, है ना। किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, इसको मैं सबसे आखिरी में कवर कराऊंगा। अब आज तो खैर मैंने टॉपिक ले लिया तो ले लिया, पर सबसे आखिरी में जब आखिरी क्लास होगी ना तब इसकी एक क्लास में ले लूंगा। चिंता मत करो, ले लूंगा, हैंड रिटन करवा दूंगा उसके अंदर, है ना। परेशान मत हुआ करो आप। हाँ हाँ, इतना सारा लिखा हुआ है तो वो घूम रहा है दिमाग में, कोई बात नहीं। अगर किसी उद्योग में 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है तो उसे पहले मीडियम इंटरप्राइजेस या मीडियम इंडस्ट्री कहा जाता था। लेकिन इसको भी अब 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है, तो 50 करोड़ का 2.5 गुना होता है 125 करोड़ रुपए। तो अगर किसी इंडस्ट्री में 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है अब, तो मेरे साथियों उसे आप लोग मीडियम इंटरप्राइजेस या मीडियम या मध्यम उद्योग के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, वैसे ही टर्नओवर है। टर्नओवर का मतलब है कि एक साल में कितना कारोबार हुआ। तो अगर किसी उद्योग में पहले 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हुआ करता था तो उसे माइक्रो इंडस्ट्री बोला जाता था। लेकिन अब इस सीमा को 2 गुना बढ़ा दिया गया है। टर्नओवर को कितना बढ़ा दिया गया है? 2x बढ़ा दिया गया है, 2 गुना बढ़ा दिया गया है। तो पहले 5 करोड़ था तो अब ये 10 करोड़ हो गया। तो भाई जिन उद्योगों में 10 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है ना, तो मेरे साथियों उसे आप स्मॉल इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। पहले 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर अगर किसी इंडस्ट्री में होता था तो उसे स्मॉल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। अब इसको भी बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया, तो अब 100 करोड़ हो गया है। पहले 250 करोड़ रुपए का अगर टर्नओवर हुआ करता था तो उसे मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाता था। अब इस टर्नओवर की सीमा को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया, 500 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो ये दरअसल इसके अंतर्गत बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। अब देखो, सूक्ष्म उद्योग यानी कि माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा। उद्यम पोर्टल एक पोर्टल है, भारत सरकार का एक पोर्टल है। जैसे जीएसटी एक पोर्टल है, वैसे ही उद्यम नाम का एक पोर्टल है। तो उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए या माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, याद रखना है मेरे साथियों, माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले अनुकूलित क्रेडिट कार्ड, पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसका मतलब यह कि भारत सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए मेरे साथियों लगभग 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करेगी, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए की होगी।
हर एक क्रेडिट कार्ड में लोन लेने की लिमिट 5 लाख रुपए तक की होगी। ऐसे 10 लाख क्रेडिट कार्ड भारत सरकार किसानों को, सॉरी, उद्योगपतियों को जारी करेगी, ताकि कोई व्यक्ति अपना उद्योग शुरू कर सके। ठीक है। अगली बात, स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष, विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के कोष की स्थापना की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए भी इस बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इस बजट में उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। अब देखो अगली बात मेरे साथियों, अगली बात है, पहली बार उद्यमियों के लिए योजना शुरुआत की गई है। अगले 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार उद्यम लगाने वालों को 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की गई है। भाई याद रखना है, क्या याद रखना है कि 5 सालों के अंदर 5 लाख महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित जनजातियों को, अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का या अनुसूचित जाति का है या फिर कोई महिला है, ऐसे 5 लाख लोगों को मेरे साथियों क्या किया जाएगा, पहली बार उद्योग लगाने के लिए मेरे साथियों 2 करोड़ रुपए तक का पैसा लोन के रूप में दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? लोन के रूप में दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। ये सावधि ऋण है, ये मतलब हर समय के साथ चुकाना होगा। अब देखो बाकी चीजें मैं आपको दे रहा हूं इसके साथ में, आप प्लीज इसको पढ़ लेना, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आया था मैं, है ना, ये क्वेश्चंस भी इसके अंदर, कोशिश करना कि आप इसे कर सको। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं, मैं इसीलिए इसको दे रहा हूं ताकि एक बार आप इसको पढ़ो और इसको पढ़ना। अब मैं इसको कल नहीं पढ़ाऊंगा, कल मैं एक नए टॉपिक को पढ़ाऊंगा, है ना, और संभवतः मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो इसको सबसे लास्ट में अपने नोट्स के रूप में इसको लेकर के आऊंगा। टर्नओवर क्या होता है कुलदीप भाई? टर्नओवर का मतलब होता है एक साल में कितना कारोबार हुआ किसी भी उद्योग में, उसे बोलते हैं टर्नओवर, है ना। तो ये मैं बता रहा हूं। अब कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ मैं जानता हूं कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये कब कंप्लीट होगा? ये सबसे लास्ट में कंप्लीट होगा, जब सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको लिखवाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको लिखवाऊंगा। हाँ 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 ठीक है कहीं बच्चों के दिमाग से बाहर जा रही है चीजें। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा होता है कभी कभी, हमारा दिमाग प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं। आपकी भावनाओं की कद्र है हमें, है ना, आपकी भावनाओं को समझा जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, आप भी भाई बहन ही हो हमारे, आपसे कोई वो थोड़ी है हमें, ठीक है। चलो सैटरडे को क्विज होती है ना, हमने कभी भी नहीं देखा कहाँ होती है। इस बार मैं फ्राइडे को ही आपको बता दूंगा कि कहाँ होती है और कैसे होती है, चिंता मत करिए आप, ठीक है। चलो बबलू जी, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये आज की क्लास से संबंधित चर्चा थी। अब शेष वार्ता अब हम लोग करेंगे आपसे कल। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद। जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री महाकाल, है ना। चलिए शुक्रिया।